नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आधुनिक इतिहास के एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करूँगा और वह टॉपिक है अंग्रेज़ों का भारत पर आर्थिक नीति। यानी कि अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत पर कौन कौन सी आर्थिक नीति लागू किया था, इसी पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यानी कि इतिहासकारों के अनुसार कहा गया है, जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करता गया तो उसी संदर्भ में अंग्रेज़ों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर नई आर्थिक नीति लागू किया। और यह संपूर्ण भारत पर जो नई आर्थिक नीति लागू किया था, यह 3 प्रकार से आर्थिक नीति लागू किया था। यानी कि भारत के कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने नई आर्थिक नीति लागू किया था। यानी कि नई आर्थिक नीति में देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त कुछ क्षेत्रों पर लागू किया था, कुछ क्षेत्रों पर रैयतवारी व्यवस्था लागू किया था और कुछ क्षेत्रों पर महलवारी व्यवस्था लागू किया था। यानी कि यह जो आर्थिक नीति है, यह आर्थिक नीति क्या है, सबसे पहले इसको डिटेल से देख लेते हैं। यानी कि जब भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था तो उस समकालीन आय का सबसे बड़ा स्रोत कृषि ही था, क्योंकि उस समकालीन कोई भी उद्योग उतना स्थापित नहीं था। जो भी आय होता था वह कृषि से ही आता था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने इस कृषि पर यानी कृषि से आय प्राप्त करने के लिए भारत में नई यानी कि आर्थिक नीति लागू किया था। तो वह आर्थिक नीति था, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नई आर्थिक नीति लाया था। इसके बाद रैयतवारी में देखेंगे, पिंगले ने नई आर्थिक नीति लागू किया था और महलवारी में देखेंगे, मैकांजी ने नई आर्थिक नीति लागू किया था। अब यहाँ से देखते हैं यह आर्थिक नीति सबसे पहले आरंभ कहाँ से हुआ था। यानी कि सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स, यहाँ सबसे पहले देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स ने फार्मिंग पद्धति लागू किया था। यह जो फार्मिंग पद्धति होती है, यह कुछ क्षेत्रों पर टैक्स रूप में शोषण किया जाता है। जिस प्रकार से मान लेते हैं कोई बड़ा क्षेत्र होता है, उस बड़ा क्षेत्र में किसी एक निश्चित व्यक्ति को यानी कि ठेका के रूप में दिया जाता है, उसी प्रकार को हम बोलते हैं फार्मिंग पद्धति। और यह जो ठेका होता है, यह ठेका सबसे पहले 5 वर्षीय होता था। यानी कि किसी एक व्यक्ति को निश्चित क्षेत्र 5 वर्ष के लिए ठेका दिया जाता था। इस व्यवस्था को हम बोलते हैं 5 वर्षीय ठेका। उसके बाद 1772 ईस्वी में जो 5 वर्षीय ठेका लागू हुआ था, उस ठेका से आय उतना प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इसीलिए इन्होंने 5 वर्षीय ठेका को हटा करके इन्होंने 1776 ईस्वी में 1 वर्षीय ठेका आरंभ किया। और इस 1 वर्षीय ठेका और 5 वर्षीय ठेका में हमारे क्षेत्र के किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित होता था, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा टैक्स ली जाती थी और वह टैक्स यानी अंग्रेज़ों को दी जाती थी। उसके बाद जब यानी कि वारेन हेस्टिंग्स हट गया, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो इन्होंने यह ठेका पद्धति को ही समाप्त कर दिया। इसके बाद इन्होंने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। यानी कि जैसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया तो उस समकालीन भारत पर अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा अधिकार था। यानी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, इन क्षेत्रों पे अंग्रेज़ों का अधिकार सबसे ज़्यादा था। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। और इसी अस्थायी बंदोबस्त को ज़मींदारी प्रथा या इस्तेमारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ से हम देखेंगे, जो जैसे ही इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया यानी कि ज़मींदारी प्रथा लागू किया, तो उससे उतना टैक्स नहीं आता था और उससे यानी कि एक निश्चित समय में टैक्स नहीं आता था। तो इन्होंने इसीलिए 1794 ईस्वी में यानी कि 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून लागू किया था। यह जो सूर्यास्त कानून होता था, यह सूर्यास्त कानून ज़मींदारों के लिए होता था। यानी कि जो ज़मींदार अगर एक निश्चित समय में सूर्यास्त से पहले अगर वह टैक्स दे देता था तो उसकी ज़मींदारी प्रथा रहती थी। अगर सूर्यास्त के बाद अगर टैक्स देता था या नहीं देता था तो उसकी ज़मींदारी प्रथा हड़प ली जाती थी। तो इसीलिए 1794 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सूर्यास्त कानून लागू किया था। यह जो भाग था, यह भाग बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ही लागू किया था। यह संपूर्ण भारत के यानी कि यह संपूर्ण भारत के कुल कृषि क्षेत्र में 19% भूभाग पर ही लागू था। यानी कि इसका मतलब यह हुआ, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, यह अस्थायी बंदोबस्त संपूर्ण भारत के कुल 19% भूभाग पर ही लागू किया था। इसके बाद यानी कि उसी के समकालीन 1790 से 1791 ईस्वी में अकाल आया था। उस अकाल में ज़मींदारों ने टैक्स देने में थोड़ा सा संकोच किया था और उसी संकोच को देखते हुए कॉर्नवालिस को लगा यानी कि इसमें निश्चित आय नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए इन्होंने यानी कि जो पहले सिस्टम चल रहा था, जो यानी कि पहले यानी 1 साल पहले जो यानी कि आय के रूप में देता था, वह आय के रूप में वह 1790 से 1791 में वही लागू किया था। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई एक गाँव किसी एक ज़मींदार को दिया जाता था
और उस ज़मींदार को उस गांव से जितना भी टैक्स होता था वह टैक्स यानी कि अंग्रेज़ों को देता था। तो वह जो यानी कि पूरा टैक्स होता था वह टैक्स में से यानी एक निश्चित होता था जो अगले साल मान लेते हैं, यानी अगले साल हमको इस गांव से 1 लाख रुपया टैक्स दिया था तो इस साल भी हमको 1 ही लाख टैक्स देगा। तो इसी को हम बोलते हैं आधार वर्ष, यानी कि पहले जैसा यानी दूसरे साल भी आधार चलेगा, तो इसी को हम बोलते हैं आधार वर्ष। यानी यह जो आधार वर्ष लागू हुआ था 1790 से 1791 ईस्वी में। यानी कि इसमें एक बात और देख लेते हैं, यानी कि इसमें ज़मींदार को कितना फ़ायदा होता था और अंग्रेज़ को कितना होता था। यानी कि अगर कोई भी ज़मींदार अगर वह टैक्स यानी किसी गांव से टैक्स वसूल करता था तो वह लगभग आय का 9% हिस्सा, आय का 9% हिस्सा वह ज़मींदार लेता था और यानी कि आय का 91% हिस्सा वह अंग्रेज़ को देता था। यानी कि इसमें जो यानी कि 9% ज़मींदार लेता था और 91% जो अंग्रेज़ को देता था टैक्स के रूप में, उससे किसानों को यानी कि सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता था। वह किसान पर ज़्यादा दबाव डालता था जिससे किसान उसको ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त कर सके। यानी इसी कारण यानी कि यह जो आपको दिखाई पड़ रहा है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों के किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और इसका शोषण उस समकालीन यानी कि 1793 ईस्वी में अत्याधिक हुआ और जिसके कारण इसका प्रभाव आज तक अभी दिखाई पड़ रहा है। जो आजकल हम देखते हैं जो हमारे बिहार, झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के किसान उतना यानी कि शक्तिशाली नहीं है, उसके पास उतना आर्थिक शक्ति नहीं है। तो यह जो दबाव झेला यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यह जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, इसी अस्थायी बंदोबस्त ने इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। रैयतबारी व्यवस्था लागू हुआ, यानी कि रैयत मीन्स होता है किसान, रैयत मीन्स होता है किसान। यानी कि इसमें यानी कि रैयत बारे में एक नई सुविधा था, क्योंकि इसमें यह सुविधा था जो किसानों का पंजीकरण किया जाता था। पंजीकरण का अर्थ होता है किस किसान के पास कितना ज़मीन है, यानी किस किसान के पास कितना ज़मीन है, इसी में पंजीकरण करवाया जाता था। किस किसान के लिए कौन कौन से ज़मीन उपयोगी है और कितना वह यानी कि अपने कृषि से आय प्राप्त करता है, इसी को हम बोलते हैं यानी कि पंजीकरण। इसके बाद इसका जो सर्वेक्षण अधिकारी था, यानी कि यह जो पंजीकरण करवा रहा था इसका जो सर्वेक्षण अधिकारी था उसका नाम था पिंगले। यानी कि यह पिंगले संपूर्ण क्षेत्र के जितने भी किसान थे सभी किसानों का पंजीकरण करवाता था और उस पंजीकरण के आधार पर यह अंग्रेज़ों को रिपोर्ट भेजता था। इसके बाद इसमें यानी कि यह जो प्रथा था, इस प्रथा को सबसे पहले कर्नल रीड ने तमिलनाडु में लागू किया था। यह जो रैयतबारी व्यवस्था थी, यह रैयतबारी व्यवस्था में सबसे पहले कर्नल रीड ने तमिलनाडु में लागू किया था। और इसके बाद हेक्टर मुंड्रो ने मद्रास, मुंबई और दक्षिण भारत में देखेंगे केरल, तमिलनाडु यानी कि आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यह रैयतबारी व्यवस्था लागू किया। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रैयतबारी व्यवस्था लागू हुआ था। इस रैयतबारी व्यवस्था में यानी कुल भारत का कृषि क्षेत्र का लगभग 51% भूभाग पर यह रैयतबारी व्यवस्था लागू थी। इसके बाद यह रैयतबारी व्यवस्था इन क्षेत्रों में लागू हुआ और उसके बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद दूसरे क्षेत्रों में महलबारी पद्धति लागू हुई। यह महलबारी पद्धति सबसे पहले 1833 में हॉल्टर मैकेंजी ने लागू किया था। यानी कि यह जो यानी कि महलबारी पद्धति है, यह महलबारी पद्धति को 1833 ईस्वी में हॉल्टर मैकेंजी ने लागू किया था और यह जो था यह पंजाब और अवध के क्षेत्रों में लागू किया था। इसके बाद इसमें देखेंगे यह कुल भाग का यानी कुल भारत के कृषि भाग का वह 30% था। यानी कि यहाँ से कहा जाता है जो इन क्षेत्रों में किसानों का शोषण बहुत कम हुआ, इन क्षेत्रों में किसानों का शोषण बहुत कम हुआ और इन क्षेत्रों में किसानों का शोषण सबसे ज़्यादा हुआ। यानी कि इसमें एक शॉर्ट टर्म में देखते हैं जो यह विधि इतना पावरफुल क्यों था, यानी कि इसमें किसान इतना प्रभावित क्यों होता। क्योंकि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर यह एक छोटा सा गांव है, इस गांव का जितना भी किसान होता था या किसी अन्य जो भी अन्य व्यक्ति रहता था, इसमें पावरफुल व्यक्ति था, यानी जिसको हम बोलते हैं दबंग व्यक्ति। वह दबंग व्यक्ति जो था वह इस सभी किसान से टैक्स लेता था और यह टैक्स लेकर के यहाँ पर अंग्रेज़ था, इस अंग्रेज़ को यहाँ से टैक्स देता था। यानी यह जो ज़मींदार था, यह ज़मींदार इस किसान से टैक्स लेता था और यह अंग्रेज़ को देता था। तो इसमें यह जो ज़मींदार था, यह ज़मींदार यानी कि भारत के किसान को यानी कि इस क्षेत्र में के जितने भी किसान हैं, इस किसान को सबसे ज़्यादा टॉर्चर करता था और इससे ज़्यादा यानी कि यह
टैक्स लेता था, जिससे यहाँ का क्षेत्र का किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो इसमें यानी कि खुद यानी कि ज़मींदारी प्रथा में ज़मींदार ही सबसे ज़्यादा टैक्स लेता था और यह सबसे ज़्यादा किसानों का शोषण करता था। लेकिन इस प्रकार का बात इस रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था में नहीं था। इसमें यानी कि पंजीकरण यानी कि जिस किसान के पास मान लेते हैं यानी कि 10 बीघा ज़मीन है तो वह 10 बीघा का ही टैक्स देगा। यानी इसमें जितना यानी इसमें उपज होगा उस उपज में यह सीधा यह अंग्रेज को देगा। इसमें कोई भी साइड से कोई भी बिचौलिया कार्य नहीं करता था, इसमें कोई भी ज़मींदार कार्य नहीं करता था। और इसमें देखेंगे यानी कि इसमें जो था इसमें यानी कि इन दोनों से भी बहुत अच्छा प्रणाली इसमें था। यानी कि इसमें कहा गया जो आप यानी कि मान लेते हैं यह गाँव है, इस गाँव में कहा गया आप इस गाँव में एक किसी व्यक्ति को चुन लीजिए और वह व्यक्ति क्या करेगा आपके सभी यानी कि वह व्यक्ति आपके क्षेत्र के सभी किसानों से टैक्स लेगा और वह टैक्स को यानी कि वह अपने में रखेगा और वह अंग्रेजों तक पहुंचा देगा। यानी कि इसमें जो भी व्यक्ति होता था यानी कि यह संपूर्ण व्यक्ति मिलकर के जिस व्यक्ति को यानी कि चुनता था वह व्यक्ति सभी व्यक्तियों से टैक्स लेकर के यह अंग्रेजों को देता था। तो इसमें यह ज़्यादा रुपया नहीं खाता था। ठीक, तो इसमें यानी कि इन पद्धति यानी कि रैयतवाड़ी पद्धति और महलवाड़ी पद्धति में किसानों का शोषण उतना नहीं हुआ और इसमें यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया नई आर्थिक नीति में जमींदारी प्रथा में सबसे ज़्यादा टैक्स देना था। इसीलिए हमारे भारत के अभी वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के किसान बहुत ज़्यादा अभी भी गरीब है, उसका प्रभाव अभी तक पड़ रहा है। यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जो इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जय हिंद।